Hello everyone, my name is Himani Kataria. I am a student of VNYS first year 2024 batch. Today we are moving to another IMP physiology topic. As we cover homeostasis in previous video lecture, today we are covering body fluid of human body. आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स। तो ये भी हमारा फिजियोलॉजी का आईएमपी टॉपिक है। यह बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स हमारा होम्योस्टेसिस के अंदर भी आ सकता है। अगर हमारे पास होम्योस्टेसिस का ही क्वेश्चन आ जाता है कि 20 मार्क्स में आ जाता है होम्योस्टेसिस, या 15 मार्क्स में, या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स को भी इंक्लूड करेंगे। जिस बॉडी फ्लूइड्स में हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आते हैं, तो वो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, भले ही उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी ना करें। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी का फ्लूइड, एक ह्यूमन बॉडी का फ्लूइड कितना होना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि एक एवरेज बॉडी फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए एक नॉर्मल बॉडी में। बॉडी का वेट को लेके चलते हैं तो उसमें 45 से 75% हमारा वाटर है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड का इंट्रोडक्शन आता है। बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड्स पार्ट इज़ मोर than 2/3 of the whole body. Water forms most fluid part of the body. In humans, total body water 45 to 75% of body weight. In normal young adult, water कितना है मेल में 60 to 65% of water और फीमेल में 50 to 55% of water. फीमेल में वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम है और सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है मेल से। मेल में जब सॉलिड की क्वांटिटी देखेंगे तो 35% to 40% ऑफ सॉलिड एंड 45 to 50 ऑफ सॉलिड इन फीमेल बॉडी। इन फीमेल्स वाटर इज़ लेस बिकॉज more amount of subcutaneous adipose tissue. In old age, water content is decreased due to increase in adipose tissue. Okay. Total quantity of water in average human weighing 70 kg, 40 liter or 60%. Okay. Compartment of body fluids, distribution of body fluids. Total water in body 40 liter or 60%. It is distributed into two major compartments, intracellular fluid and extracellular fluid. Okay. So intracellular fluid, its volume is 22 liter and it forms 55% of total body water. Extracellular fluid, its volume is 18 liter and its form 40% of the total body water. ECF divided into 5 subunits: interstitial fluid and lymph 20% and 12 liter, plasma 7.5% and approx 2.75 liter, fluid in bones 7.5 same as plasma, and फ्लूइड इन बोन्स और फ्लूइड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये इन सब का जो लीटर में अमाउंट है वो मिला के है 3.25 लीटर। अभी आगे बताऊंगी। और तो अभी देखते हैं फ्लूइड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज 7.5%, ट्रांससेलुलर फ्लूइड 2.5%, that includes cerebrospinal fluid, intraocular fluid, digestive juices, serous fluid, intrapleural fluid, pericardial fluid and peritoneal fluid, synovial fluid in joints, fluid in urinary tract. बहुत सारे फ्लूइड जो हैं वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स में आ जाते हैं और कंटेन करते हैं 2.5%। ओके, तो हमारा जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारा 20% है, प्लाज्मा हमारा 7.5 और
सबकी परसेंटेज इनको बता दी है, लेकिन अगर हम बात करेंगे लीटर्स की तो लीटर्स की हमारी इंटरस्टिशियल 12 लीटर और प्लाज्मा अप्रोक्स 2.75 लीटर और फ्लूइड इन बोन्स से लेकर ये सभी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड तक ये सब आ जाएंगे हमारे 3.25 लीटर में। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में आएगा वाटर और सॉलिड। वाटर तो वही फ्लूइड हमारा, और सॉलिड में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर प्रोटीन्स, फैटी एसिड एंड अदर लिपिड्स, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर वेरी करता है कैसे लिखोगे, पर एग्ज़ाम में प्रेजेंट करने का ये भी तरीका ठीक है और वो भी ठीक है, एक लाइन टू लाइन, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बोनेट, पोटेशियम एंड सल्फेट। डायग्राम, टोटल बॉडी वाटर इज इक्वल 40 लीटर। उस 40 लीटर में से ICF में 22 लीटर और ACF में 18 लीटर। ICF में ज़्यादा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम है। उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और अदर फ्लूइड। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था, प्लाज्मा 2.75 लीटर और इंटरस्टिशियल 12 लीटर, अदर 3.25 लीटर। और अदर में हमने पढ़ा था कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंपार्टमेंट। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज: ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी और टोनिसिटी। तो ऑस्मोलैरिटी मेजर ऑफ द फ्लूइड्स कैपेबिलिटी टू क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल और ऑस्मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वो मेज़र करी जाती है ऑस्मोल्स पर केजी H2O में। H2O हमारा यहाँ पे एक सॉल्यूशन मान लिया, ठीक है। फिर आता है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी इज़ अनदर टर्म टू एक्सप्रेस द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी में मेन डिफरेंस इसी चीज़ का है कि ऑस्मोल्स पर केजी है और ऑस्मोलैरिटी पर लीटर है, ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोलैरिटी। However, in practice, the osmolarity and not osmolality is considered to determine the osmotic pressure because of the following reasons: measurement of weight kg of water in solution in different process. Difference between osmolality and osmolarity is very much negligible and it is less than 1%. और उस 1% में क्या आता है मेनली ऑस्मोल्स पर केजी और ऑस्मोल्स पर लीटर, ओके। ये याद रखना, जिसमें R है उसमें लीटर में है और जिसमें L है उसमें केजी में है, ओके। फिर आता है टोनिसिटी। यूजुअली मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द फ्लूइड कंपार्टमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल like urea and alcohol which cross the cell membrane very rapidly. These small molecule are called ineffective osmoles. तो जो पास कर जा रहे हैं इजीली वो ineffective osmoles हैं. On the contrary, large molecule like sodium और glucose cross the cell membrane slowly. और ये इनका लार्ज होने के कारण ये स्लोली मूव कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और कॉज कर रहे हैं वाटर का मूवमेंट, और वाटर का मूवमेंट कॉल्ड इफेक्टिव ऑस्मोल्स, और इफेक्टिव ऑस्मोल्स मेज़र कर रहा है टोनिसिटी को, ठीक है। फिर आता है टोनिसिटीज सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू
3 categories: isotonic fluid, hypertonic fluid, hypotonic fluid. Isotonic fluid has the same effective osmolality as body fluid. Hypertonic fluid has greater effective osmolality than body fluid. Hypotonic has less effective osmolality than the body fluid. अब इसमें बस ये मेन समझने वाली बात है कि इसमें बराबर है हमारी ऑस्मोलैलिटी, इफ़ेक्टिव ऑस्मोलैलिटी और बॉडी का फ्लूइड, और इसमें ग्रेटर है इफ़ेक्टिव ऑस्मोलैलिटी हमारी बॉडी से, और इसमें हमारा कम है इफ़ेक्टिव ऑस्मोलैलिटी बॉडी से. तो आइसोटोनिक नीदर गेन और लॉस ऑफ वाटर इन सेल. हाइपरटोनिक वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, causes shrinkage of the cell, and this is called exoosmosis. वाटर का जो वाटर हमारी सेल में था वो बाहर निकल गया सेल से, तो उसको एक्जोosmosis बोलेंगे और हाइपरटोनिक बोलेंगे. वहीं हाइपोटोनिक आता है. हाइपोटोनिक में वाटर मूव करेगा सेल के अंदर और स्वेल करेगा सेल को, जिसे बोलेंगे एंडोosmosis, मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल. ओके, फिर आते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी में. अप्लाइड फिजियोलॉजी में डिहाइड्रेशन है और ओवर हाइड्रेशन है. तो डिहाइड्रेशन में आते हैं बहुत सारे उसके 3 टाइप्स आते हैं. टाइप्स में माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन. फिर इसमें क्लासिफिकेशन में आते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन में. माइल्ड डिहाइड्रेशन में हमारा फ्लूइड का लॉस होगा 5% और ट्रीट किया जाएगा रिहाइड्रेशन से, और माइल्ड डिहाइड्रेशन इज़ नॉट वेरी सीरियस और डेंजरस. देन मॉडरेट डिहाइड्रेशन. मॉडरेट डिहाइड्रेशन में 10% फ्लूइड लॉस होगा और डिहाइड्रेशन बिकम लिटिल सीरियस एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन बाय रिहाइड्रेशन. सीवियर डिहाइड्रेशन फ्लूइड लॉस होगा 15% और सीवियर एंड रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट. कॉजेज: सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, एक्सेस यूरिनरी आउटपुट ड्यू टू रीनल डिसऑर्डर. ऑब्वियसली अगर हमारी किडनी में और रीनल डिसऑर्डर होगा कुछ, या और डायरिया होगा, वॉमिट होगी, तो वाटर का लॉस हो जाएगा, तो उसमें डिहाइड्रेशन बोलेंगे उसे. ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर पास होना, ज़्यादा यूरिन आना. ठीक है, वो किस में होता है, हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में होता है. एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस आता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस आता है और एड्रिनल इंसफिशिएंसी. ओके, देन इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर. अगर वाटर का इनटेक ही कम है तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगा. प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी विदाउट कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन हॉट एनवायरनमेंट, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं एनवायरनमेंट हाई है और उसमें हम वाटर का कंजप्शन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं कर रहे, तो डिहाइड्रेशन होगा. फिर एक्सेस स्वेटिंग, और जैसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उसमें हमारा डिहाइड्रेशन कॉज होगा. फिर आते हैं साइन क्या होंगे कि देखकर बताएं कि ये डिहाइड्रेशन है. ड्राइनेस ऑफ माउथ, एक्सेस थर्स्ट, डिक्रीज इन स्वेटिंग. इतनी स्वेटिंग हो जाएगी कि बाद में कम ही हो जाएगी. ठीक है. डिक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन, पहले इतना सिक्रेट हुआ और अब होगा ही नहीं. हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस, क्रैम्प्स इन लेग्स एंड आर्म्स. ठीक है. सीवियर, ये तो मॉडरेट और माइल्ड के साइन और सिम्टम हैं. फिर आते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम पे. फिर डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर, इन सब का डिक्रीज हो जाना, लो हो जाना, सीवियर डिहाइड्रेशन साइन सिम्टम है. और हाइपोवॉल्यूमिक कार्डियक शॉक और फेंटिंग. ओके. वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हो जाए पेशेंट को तो क्या होगा, डैमेज ऑफ ऑर्गन लाइक ब्रेन. फिर आते हैं वेरी हाई डिहाइड्रेशन, डैमेज ऑफ ऑर्गन लाइक ब्रेन, किडनी, मेंटल डिप्रेशन एंड कन्फ्यूज़न, रेनल फेलियर, कॉन्वल्शन होता है हमारा
सडनली मतलब एक झटके लगना जैसे पेशेंट को हो जाएगा, सडन वायलेंट मूवमेंट इन बॉडी दैट यू कांट कंट्रोल, कोमा। ओके, और इनका ट्रीटमेंट है डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग जो हमें देखनी है वो देखना है कि सीवियरिटी क्या है डिहाइड्रेशन की। देन चेक करना है कि अगर माइल्ड है तो इनटेक ऑफ वाटर कराना है और स्टॉप कराना है फ्लूइड लॉस को, ठीक है। और इनटेक ऑफ वाटर के साथ साथ अदर ऐसी चीज़ें प्रिस्क्राइब करेंगे जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएं और बॉडी में वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाएं, फ्लूइड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें। फिर सीवियर में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में हमारा ORS दिया जाता है जिसे बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक फॉर्मूला बनाया गया है WHO के अकॉर्डिंग जो कंटेन करता है अपने अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें आते हैं ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट, ठीक है। इंट्रावेनस देते हैं और जिसमें हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जल्दी से उनका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा अप्लाइड फिजियोलॉजी हमारे वाटर फ्लूइड की, बॉडी फ्लूइड की, जिसमें आता है वाटर इंटॉक्सिकेशन और ओवर हाइड्रेशन। डेफिनेशन: water intoxication is the condition characterized by great increase in the water content in the body. It is also called overhydration, hyperhydration, or water excess or water poisoning. Okay. Causes: it occurs when more fluid intake than can be excreted due to drinking excess water is rare. अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहे हैं लेकिन वो वाटर इनटेक हमारा एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो वो हमारा आ जाएगा इंटॉक्सिकेशन ऑफ वाटर में, ठीक है। हार्ट फेलियर इन विच हार्ट कैन नॉट पम्प ब्लड प्रॉपरली, रेनल डिसऑर्डर इन विच किडनी फेल्स टू एक्सक्रीट इनफ वाटर इन यूरिन, हाइपर सिक्रीशन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे SIADH बोलते हैं। इन्फेंट्स में ज़्यादा रिस्क होते हैं इंटॉक्सिकेशन के, और अडल्ट में अगर 8 लीटर से ज़्यादा वाटर इनटेक हर दिन करा जाए रेगुलरली तो वो भी इंटॉक्सिकेशन का कारण बनता है। फिर साइन एंड सिम्टम: सिंस द ब्रेन इज़ मोर वल्नरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन और बिहेवियरल चेंजेस अपीयर फर्स्ट, पर्सन बिकम ड्रॉजी मतलब स्लीपी एंड इनएक्टिव, nausea and vomiting occur, sudden loss of weight followed by weakness and blurred vision, anemia, acidosis। anemia मतलब अगर हमारा ब्लड पंप अच्छे से नहीं हो रहा है तो ब्लड बॉडी तक भी नहीं जाएगा, अनीमिया कॉज होगा। एसिडोसिस: अगर pH मेंटेन नहीं है, वाटर की क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी में सही नहीं रहेगी तो pH पे असर पड़ेगा जिससे एसिडोसिस होगा। साइनोसिस: हमारा ब्लूइश होगी बॉडी। हेमरेज एंड शॉक आर ऑल्सो कॉमन। मस्कुलर सिम्टम्स: वीकनेस, क्रैम्प्स, ट्विचिंग, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड पैरालिसिस। सीवियर कंडीशन लाइक डेलिरियम, कन्फ्यूज्ड स्टेट एंड इल्यूजन्स होंगे। सीजर्स, कोमा। ओके, ट्रीटमेंट में इन माइल्ड इंटॉक्सिकेशन हम फ्लूइड इनटेक कम कराएंगे और जो ज़्यादा फ्लूइड को बढ़ाएगा उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, रिटेंशन कराएंगे, रिस्ट्रिक्शन कराएंगे उनका। इन सीवियर डायूरेटिक्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो हमारे यूरिन को पास कराएं, वाटर का लॉस कराएं थ्रू यूरिन, वो देंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिसेप्टर एंटीगोनिस्ट टू प्रिवेंट ADH इंड्यूस्ड reabsorption of water from renal tubules, IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेलाइन टू रीस्टोर सोडियम, ठीक है, सोडियम की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाएंगे और वाटर की क्वांटिटी को बॉडी से बाहर करेंगे थ्रू यूरिन एंड अदर थिंग्स, ठीक है। ये हमारा आज कंप्लीट हुआ बॉडी फ्लूइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।